जब सभी पार्टियों का वोट जोड़कर भी कांग्रेस पार्टी के वोट से कम है, मतलब 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले करीब 12 करोड़ वोट लाती है, करीब 12 करोड़, और ये तमाम विपक्षी दल, इसमें नीतीश कुमार की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, शरद पवार की पार्टी, ये मिलकर भी कांग्रेस के बराबरी नहीं कर पाते हैं, तो पीएम फेस बनेगा कौन? और राहुल गांधी क्यों नहीं सबसे बड़े दावेदार माने जाएंगे पीएम फेस? कहावत है कि मरलो हाथी 1.25 लाख में बिकाला, मतलब मरा हुआ हाथी का कीमत भी 1.25 लाख होता है, ये हमारे यहाँ कहावत है। और राहुल गांधी तो अभी जिंदा है, कांग्रेस पूरी तरह जिंदा है। कांग्रेस पार्टी को 2014 में 10 करोड़ 90 लाख वोट मिला था 2014 में, और 2019 में उसी कांग्रेस पार्टी को 11 करोड़ 94 लाख के आसपास वोट मिलता है। प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, प्रधानमंत्री पद के सबसे योग्य उम्मीदवार अगर कोई होगा तो वो राहुल गांधी होगा, दूसरा कोई नाम नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार तो मिथ है, विपक्षी एकता होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है, विपक्ष साथ में लड़ेगी, लेकिन 2 पार्टी ऐसी है जो राहुल गांधी के नाम पर इस विपक्षी एकता में शामिल नहीं होगी। आप लिख कर रख लीजिए, गांठ बांध कर रख लीजिए। अगर विपक्ष एक होगा तो राहुल गांधी के नाम पे होगा, और अगर विपक्ष टूट जाएगा तो नीतीश कुमार के नाम पे टूटेगा। नीतीश कुमार के नाम पे क्यों? नीतीश कुमार की क्या एलिजिबिलिटी है? जब सबसे बुरा दल कांग्रेस का चला, सबसे बुरा ही दौर ना माना जाएगा 2014 से 2023, इससे बुरा दौर कांग्रेस कभी नहीं देखा। उस दौर में भी इस देश में करीब 11-12 करोड़ लोग कांग्रेस को वोट देते हैं, और बीजेपी जब सबसे स्वर्णिम काल में चल रहा है तभी उसके पास मात्र 22 ही करोड़ वोट के आसपास है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ एक बड़ा जन आक्रोश है इस देश में, एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है, तो इसमें कांग्रेस कभी भी इससे कम वोट नहीं लाएगी। तो पहला नेता जो छटकेगा विपक्षी एकता से वो अरविंद केजरीवाल होंगे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, सिर्फ फॉर्मेलिटी भरी वो इस विपक्षी एकता में है। दूसरी नेता, दूसरी मतलब महिला का मैं बात कर रहा हूँ, ममता बनर्जी। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी एकता की बैठक होती है, 17 दल शामिल होते हैं, और रणनीति ये बनाई जाती है कि इसकी दूसरी मीटिंग जो है शिमला में की जाएगी। 12 से 15 जुलाई के बीच का समय दिया जाता है। लेकिन इस सब के बीच लोग जिसका इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार विपक्ष से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बनेगा, राहुल गांधी को लेकर लालू प्रसाद यादव ने इशारों इशारों में कह दिया कि आप दूल्हा बनिए, हम बाराती बनेंगे। तो क्या अब दूल्हे की तैयारी राहुल गांधी करेंगे? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जो विपक्षी एकता की बैठक हुई उसमें पार्टियों, जो विपक्ष के पार्टी जो शामिल हुए हैं, राहुल गांधी के चेहरे पर कौन कौन सी पार्टियां तैयार होंगी? हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित तारियन जी हैं। उदित जी, क्या लग रहा है राहुल गांधी के चेहरे पर कितनी पार्टियां सहमति देंगी? देखिए, ये आप पक्के तौर पर मानकर चलिए कि अगर विपक्ष का नेतृत्व कोई नेता करेगा 2024 लोकसभा चुनाव में या उसके आगे कोई भी विपक्ष हो, तो उसके नेता राहुल गांधी ही होंगे। इसको हम आंकड़ों से भी समझाएंगे कि क्यों सबसे बड़ी दावेदारी जो है वो राहुल गांधी की होती है। और लालू यादव ने इशारों में नहीं, स्पष्ट तौर से ये बात कह दिया कि राहुल गांधी ही इस देश का अगला पीएम उम्मीदवार होंगे विपक्ष के तौर पर। देखिए, कांग्रेस, एक कहावत है कि मरलो हाथी 1.25 लाख में बिकाला, मतलब मरा हुआ हाथी का कीमत भी 1.25 लाख होता है, ये हमारे यहाँ कहावत है। और राहुल गांधी तो अभी जिंदा है, कांग्रेस पूरी तरह जिंदा है, कांग्रेस की जड़ें मजबूत हैं आज भी देश में, कि अभी भी ये नहीं कहा सकता है कि कांग्रेस खत्म हो गई। बीजेपी ने बीच में ये लाइन चलवाया था, कहवाया था कि कांग्रेस खत्म हो गई, लेकिन कांग्रेस खत्म होने वाली है नहीं, कमजोर हो गई थी, थोड़ी उसकी साख जो है वो सूख गई थी, लेकिन अब फिर से हरा भरा हो रहा है। राहुल गांधी ही चेहरा क्यों बनेंगे? और शिमला के जो मीटिंग होने वाला है, जो अधिवेशन है, वहाँ पर बैठक है, बड़ी बैठक होने वाली है, उसमें ये मानकर चलिए कि राहुल गांधी का नाम जो है वो फुल फ्लेज बोल दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा। हाँ, नेशनल कन्वेनर के तौर पर, संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार जरूर सामने आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी ही होंगे। अब वोट के आंकड़ों से समझिए, हम 2014 लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव के कुछ आंकड़े रखेंगे, जिसके बाद आप स्पष्ट तौर पर समझ पाएगा कि किस पार्टी की क्या वजूद है, किस पार्टी की क्या पकड़ है जमीन पर, और किस पार्टी का कितना जनाधार है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है इस देश की, इसमें कहीं दो राय नहीं है, और कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन दोनों में फासला कितना है। और उसके बाद जो अन्य दल शामिल हुए, चाहे एम.के. स्टालिन की पार्टी हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो, अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, अखिलेश यादव की पार्टी हो, शरद पवार की पार्टी हो, या फिर मुफ्ती जी की पार्टी हो कश्मीर से, या अमर अब्दुल्ला की पार्टी हो, किस पार्टी का क्या जनाधार है, ये तो आंकड़े बता देंगे। नंबर ऑफ वोट काउंट बता देंगे कि किस पार्टी को कितना वोट 2019 में मिला था, 14 में मिला था। अब देखिए, 2014 में जिस भाजपा को 17 करोड़ 16 लाख वोट मिला था,
वही भाजपा को 2019 में 22 करोड़ 94 लाख वोट मिला। कितना बड़ा बढ़ोतरी हुआ, लगभग 33% वोट बढ़ गया बीजेपी का। लेकिन कांग्रेस का भी आंकड़ा बढ़ा है और कांग्रेस का वोट बीजेपी से कोई बहुत कम नहीं है, हालांकि है तो बहुत कम, लेकिन अन्य दलों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, अगर कांग्रेस की आप बात कीजिए तो कांग्रेस को 2014 में, यानी कांग्रेस पार्टी को 2014 में 10 करोड़ 90 लाख वोट मिला था 2014 में, और 2019 में उसी कांग्रेस पार्टी को 11 करोड़ 94 लाख के आसपास वोट मिलता है। मतलब 2019 में बीजेपी को अगर 22 करोड़ 90 लाख वोट मिला, 22 करोड़ 94 लाख, तो कांग्रेस को भी 11 करोड़ 94 लाख के आसपास वोट मिला। आधा है आंकड़ा, लेकिन 11 करोड़ 94 लाख वोट भी बहुत होता है। सीट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहा। सीट के डिफरेंस की अगर बात कीजिए तो बीजेपी को 303 सीटें आई और कांग्रेस को मात्र 52 सीट। हालांकि उसके पहले 2014 में कांग्रेस को 44 सीट था, लेकिन 2019 में 52 सीट आता है, तो सीट भी 8 बढ़ा, लेकिन वोट जो है वो 1 करोड़ के आसपास बढ़ा। मतलब 1 करोड़ लोगों ने 2014 की तुलना में 2019 में राहुल गांधी पर अधिक विश्वास जताया, जबकि कांग्रेस में बेहद कमजोर स्थिति में थी। तो आज के समय में तो राहुल गांधी को भी पता है कि जब 2014 और 19 में भी हमको 10-11 करोड़ वोट आ सकता है, तो ये तो 2024 का लोकसभा चुनाव है। इसमें आज कांग्रेस के पास बड़ा जनाधार है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ एक बड़ा जनाक्रोश है इस देश में। एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है, तो इसमें कांग्रेस कभी भी इससे कम वोट नहीं लाएगी। इससे वोट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 10% बढ़े, 20% बढ़े, 50% भी बढ़ सकता है। तो अब आप ही बताइए, और एक और आंकड़ा बता देते हैं कि जिस बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 22 करोड़ 90 लाख वोट आता है, उसी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 11,94,000 वोट आता है, 11 करोड़ 94 लाख वोट। और सभी क्षेत्रीय दल जो सम्मिलित हुए हैं, अब इसमें हम केरल का वोट नहीं जोड़ रहे हैं, इसमें हम उड़ीसा का वोट नहीं जोड़ रहे हैं, इसमें हम आंध्रा का वोट नहीं जोड़ रहे हैं, मतलब उन सभी दलों को जोड़ दिया जाए जो दल विपक्षी एकता में सम्मिलित हुए हैं, तो उनके कंबाइंड वोट जो है वो 9 करोड़ के आसपास है। अब आप हमको बताइए कि जब सभी पार्टियों का वोट जोड़कर भी कांग्रेस पार्टी के वोट से कम है, मतलब 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले करीब 12 करोड़ वोट लाती है, करीब 12 करोड़, और ये तमाम विपक्षी दल, इसमें नीतीश कुमार की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, शरद पवार की पार्टी, ये मिलकर भी कांग्रेस के बराबरी नहीं कर पाते हैं, तो पीएम फेस बनेगा कौन? और राहुल गांधी क्यों नहीं सबसे बड़े दावेदार माने जाएंगे पीएम फेस के लिए? सवाल तो उठना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जो है वो देश के सभी राज्यों में चुनाव लड़ रही है। ऐसा नहीं है कि वो बिहार को छोड़ देती है। बिहार के अगर वो 4 सीट पर भी लोकसभा लड़ रही है तो 4 सीट पर लड़ रही है वोट, इसमें तो कहीं दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर वो 10 सीट पर भी लड़े तो 10 सीट पर लड़ रही है, लेकिन जदयू सिर्फ बिहार में ही लड़ रही है। अखिलेश यादव की पार्टी सपा सिर्फ यूपी में ही लड़ रही है। ममता बनर्जी का टीएमसी सिर्फ बंगाल में ही लड़ रहा है। शरद पवार का नेशनल कांग्रेस पार्टी सिर्फ महाराष्ट्र में लड़ रहा है। तो उनके पास तय सी बात है कि वोट सिर्फ स्टेट का मिलना है, लेकिन कांग्रेस को पूरे देश का मिलता है। एक और आंकड़ा बताते हैं, देखिए 2019 के अगर हम चुनाव के कंपेयर करें तो बीजेपी और कांग्रेस, मतलब एनडीए और यूपीए को, बीजेपी को कुल 282 सीट आया था, 2014 का आंकड़ा है, और 44 सीट आया था कांग्रेस को 2014 में। और इस बार पिछले बार चुनाव हुआ उसमें 303 सीट आया बीजेपी को, 52 सीट आया कांग्रेस को। लेकिन वोट का आप देखिए, आधा वोट कांग्रेस को आया है। मतलब 2019 में लगभग 22 करोड़ 90 लाख वोट है और 2014 में 17 करोड़ वोट है। तो वोट कितना बढ़ा? 33%। लेकिन कांग्रेस का वोट भी बढ़ा है ग्रेजुअली 10% के आसपास। तो आप इसी तुलना से आप समझ सकते हैं कि आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस कोई बेहद कमजोर स्थिति में नहीं है इस देश में। कांग्रेस के पास आज भी कम से कम 10-15 करोड़ लोग हैं जो भरोसा जताते हैं कांग्रेस पर। जब सबसे बुरा दौर कांग्रेस का चला, सबसे बुरा ही दौर ना माना जाएगा 2014 से 2023, इससे बुरा दौर कांग्रेस कभी नहीं देखा। उस दौर में भी इस देश में करीब 11-12 करोड़ लोग कांग्रेस को वोट देते हैं। और बीजेपी जब सबसे स्वर्णिम काल में चल रहा है तभी उसके पास मात्र 22 करोड़ वोट के आसपास है। तो इसलिए आप मानकर चलिए कि जो शिमला में बड़ी बड़ी मीटिंग होने जा रही है रत्नेश, उसमें प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, प्रधानमंत्री पद के सबसे योग्य उम्मीदवार अगर कोई होगा तो वो राहुल गांधी होगा, दूसरा कोई नाम नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार तो मिथ है, नीतीश कुमार का नाम ही मिथ है। नीतीश कुमार को क्यों पीएम कैंडिडेट बनाया जाएगा? और नीतीश कुमार को अगर बना दिया गया तो जितने दल दिख रहे हैं, एमके स्टालिन से लेकर ममता बनर्जी से लेकर और शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे से लेकर अखिलेश यादव, सब छटक जाएंगे, कोई टिकने वाला नहीं है।
अगर विपक्ष एक होगा तो राहुल गांधी के नाम पे होगा, और अगर विपक्ष टूट जाएगा तो नीतीश कुमार के नाम पे टूटेगा। नीतीश कुमार के नाम पे क्यों? नीतीश कुमार की क्या एलिजिबिलिटी है? क्या नीतीश कुमार इस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है? नहीं है। फिर ममता बनर्जी जो अपने राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे अधिक विधायक लेकर बैठी हैं, वो क्यों इनके नाम पर तैयार होंगे? अरविंद केजरीवाल क्यों तैयार होंगे, जिनका 2 स्टेट में आज सीएम है, दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, सबसे अधिक वोट शेयर उनका उन दोनों स्टेट में है, राष्ट्रीय पार्टी को का दर्जा मिल चुका है अरविंद केजरीवाल, वो क्यों तैयार होंगे नीतीश कुमार के नाम पे? सभी राज्यों का वही हाल है। एम.के. स्टालिन अपने राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया है, सीएम है, समझिए। अब सवाल उठता है आपका जो मूल सवाल था कि राहुल गांधी के नाम पर कितनी पार्टियां छटक सकती हैं। देखिए, विपक्षी एकता होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है, विपक्ष साथ में लड़ेगी, लेकिन 2 पार्टी ऐसी है जो राहुल गांधी के नाम पर इस विपक्षी एकता में शामिल नहीं होगी। आप लिख कर रख लीजिए, गांठ बांध कर रख लीजिए। पहला नाम अरविंद केजरीवाल। 10 दिन में उन्होंने 3 शर्त रखा, 3 शर्त की। पहला शर्त तो उन्होंने यही रखा कि दिल्ली और पंजाब कांग्रेस छोड़ दे। उसके बाद पहले तो उन्होंने कहा कि हम शामिल होंगे विपक्षी एकता में, लेकिन कुछ ही दिन बाद उनके जो वो पाठक जी हैं, उनके प्रवक्ता, उन्होंने कह दिया कि पीएम कैंडिडेट जो है वो अरविंद केजरीवाल होंगे। और अब जो नया शर्त रखे हैं अरविंद केजरीवाल कि राहुल गांधी जो 2 बार हार चुके हैं, उनको तीसरी बार चेहरा ना बनाया जाए। फिर अध्यादेश का भी एक शर्त रखा गया, जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला मामला है दिल्ली के अधिकारियों का, उसके लिए अध्यादेश लाया गया, तो उसके खिलाफ वोट किया जाए। कांग्रेस उस पर तैयार नहीं है। तो पहला नेता जो छटकेगा विपक्षी एकता से वो अरविंद केजरीवाल होंगे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। सिर्फ फॉर्मेलिटी भरी वो इस विपक्षी एकता में है। दूसरी नेता, दूसरी मतलब महिला का मैं बात कर रहा हूं, ममता बनर्जी। देखिए, ममता बनर्जी के साथ टेक्निकल प्रॉब्लम समझिए। ममता बनर्जी राहुल गांधी के नाम पर अगर तैयार हो गई तो उनका पूरा जनाधार बंगाल में खिसक जाएगा, और देश को एक करने के चक्कर में उनका अपना स्टेट हाथ से ना निकल जाए, ये गलती ममता बनर्जी नहीं करेंगी। देखिए, अन्य राज्यों में चुनाव होता है तो मौखिक तरीके से लड़ाई लड़ा जाता है, लेकिन बंगाल में हिंसा बहुत है, ये खबरें आते रहती हैं। अब सबसे अधिक अगर किसी दल के नेताओं की हत्या हुई बंगाल में तो वो वाम दल है, इस बात में कहीं दो राय नहीं है। फिर कांग्रेस है, और ममता बनर्जी की उत्पत्ति ही कांग्रेस से हुई है। कांग्रेस के वो सभी आप कह सकते हैं जो बैड एलिमेंट्स है उसको जानती हैं। तो बंगाल में अगर ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ी तो किसी भी कीमत पर उनका अपना वोट खिसकना तय है, वो कितना भी पब्लिक को कन्विंस करे। जो जनता कांग्रेस और वाम के खिलाफ होकर ममता बनर्जी को वोट दे रहा है, किसी नाम पर दे, धर्म के नाम पर दे, डेवलपमेंट के नाम पर दे, बंगाली अस्मिता के नाम पर दे, महिला के नाम पर दे, किसी नाम पर दे, लेकिन वो ममता को वोट करने वाली पब्लिक है, ना कि लेफ्ट को और कांग्रेस को। इसलिए ममता बनर्जी विल बी द सेकंड कैंडिडेट जो खुद को एक्सक्यूट करेंगी इस विपक्षी एकता से। इनके अलावा और नेताओं में नहीं ऐसा लगता है, जो और सभी दल लगभग, चाहे वो अखिलेश यादव हों, शरद पवार हों, उद्धव ठाकरे हों, अखिलेश यादव हो, या फिर लेफ्ट हो, डी राजा हो, सीताराम येचुरी, ये लोग राहुल गांधी के नाम पर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इनको राहुल गांधी से कोई निजी समस्या नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी का आप लिख कर रख लीजिए, ये दोनों दल, ये दोनों राजनीतिक पार्टियां कभी भी राहुल गांधी का नेतृत्व कम से कम इस देश में नहीं स्वीकार करेंगी। उनके लिए इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। तो जो जुलाई में बैठक होगी उसमें अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी का जो है हम लोग नहीं देख पाएंगे पार्टी? नहीं, अभी तो उन लोगों को जाना है, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर संशय है। ममता बनर्जी तो जाएंगी ही जाएंगी 12 जुलाई वाली जो बैठक है 10 से 12 जुलाई के बीच, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर संशय है। अरविंद केजरीवाल नहीं तैयार होंगे, क्योंकि इस बार ही की मीटिंग में पीसी में वो निकल गए थे। उनका साफ कहना है कि उस अध्यादेश के खिलाफ वोटिंग करना है, कांग्रेस नहीं तैयार है। कांग्रेस को पता है कि कल दिन वो सत्ता में आएगी तो इस कानून का वो फायदा उठाने वाली है, इसलिए वो इसके कानून के खिलाफ नहीं जाएगी, और नीतीश कुमार को उस कानून से कोई लेना देना भी नहीं है, अन्य दलों को कोई मतलब ही नहीं है उस कानून से। दूसरी बात, कांग्रेस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ, कांग्रेस के खिलाफ ही इनका जन्म हुआ है। दिल्ली का अन्ना आंदोलन याद कर लीजिए, इसी कांग्रेस के मनमोहन सिंह सरकार और शीला दीक्षित के खिलाफ इन्होंने वर्षों महीनों तक सड़क पर आंदोलन किया है, इसलिए दिल्ली की पब्लिक भी इनके साथ फिर नहीं हो पाएगी। और ममता बनर्जी का तो मैंने गुणागणित बता ही दिया। तो 12 जुलाई की जो बैठक है उसमें अरविंद केजरीवाल तो शामिल पक्के तौर पर नहीं हो रहे हैं, ये मानकर चलिए। ममता बनर्जी होंगी, लेकिन उसके अगले मीटिंग में वो भी नहीं होंगी। उसके अगले मीटिंग में जो अगला डेट कोई और अगर प्रपोज किया जाएगा, दिया जाएगा, उसमें ममता बनर्जी शामिल नहीं होने वाली। ममता बनर्जी, अच्छा एक बात आप समझिए ना, पटना में ही मीटिंग क्यों रखा गया? इसके पीछे प्रेशर था ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी ने साफ कहा है नीतीश कुमार से कि जो राहुल गांधी और कांग्रेस की मठाधीशी है वो दिल्ली तक ही है, दिल्ली हम नहीं जाएंगे, पटना में रखिए, पटना हम आ जाएंगे। नीतीश कुमार 12 जून का जो मीटिंग कैंसिल हुआ है ममता बनर्जी के चलते कैंसिल हुआ, क्योंकि राहुल गांधी ने इस बात को भांप लिया था। तो लालू जी बीच में कन्वेनर का काम किए, जो सोनिया गांधी को मना लिए और राहुल गांधी पटना चले आए, नहीं तो नहीं आने वाले थे वो पटना।
और अगला मीटिंग शिमला में जो रखा गया है उसके पीछे भी कारण ममता बनर्जी ही बताई जा रही है। ममता बनर्जी दिल्ली में नहीं एक्सेप्ट करना चाहती हैं कांग्रेस को, जानती हैं कि दिल्ली गढ़ है, दिल्ली में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर हमको डाउन होना पड़ेगा। यहाँ पर तो जैसे बाकी नेता थे वैसे ममता बनर्जी थी, लेकिन वही ममता बनर्जी अगर दिल्ली चले जाएंगी तो कांग्रेस के सामने छोटी हो जाएंगी, बौना उनका कद हो जाएगा जो उनको बर्दाश्त नहीं है। उनके लिए बंगाल काफ़ी है, बंगाल में उनको अगले अभी 1 दशक तक वो कम से कम राजनीति करना चाहती हैं सत्ता में रहकर, इसके लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे ना लेफ्ट से और ना कांग्रेस से। तो विपक्षी एकता में 2 ऐसे पार्टियां हैं जो राहुल गांधी के एक और आंकड़ा बता देते हैं। देखिए एक ये जो मिथ होता है ना कि फलाने स्टेट में सीट कम आया, बिहार में बीजेपी को 40 में 39 सीट आ गया तो यहाँ पे सबसे अधिक वोट बीजेपी को मिला होगा, और बंगाल में मात्र 18 ही सीट बीजेपी जीती तो उसको वोट कम आया होगा, ऐसा नहीं है। 2019 का एक आंकड़ा आपको हम बताते हैं। इस आंकड़े में देखिए सबसे अधिक वोट 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 22 करोड़ 94 लाख वोट जो मिला था, उसमें सबसे अधिक वोट उत्तर प्रदेश में मिला 4 करोड़ 28 लाख, और दूसरा स्टेट जहां पर सबसे अधिक बीजेपी को वोट मिला था वो पश्चिम बंगाल है, वहां पर 2 करोड़ 30 लाख वोट मिला है। फिर मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 14 लाख वोट मिला है, राजस्थान में 1 करोड़ 90 लाख, गुजरात में 1 करोड़ 80 लाख, और महाराष्ट्र में 1 करोड़ 49 लाख वोट मिला है। उसके बाद आया है बिहार, असम, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। मतलब जिस बंगाल में बीजेपी को सीट सबसे कम आई वहां पर उसको सबसे अधिक वोट मिला है, दूसरे नंबर पे है। और बिहार जहां पर 40 में 39 सीटें जीती बीजेपी, वहां पर 7वें 8वें नंबर पर बीजेपी को वोट है। तो इसी तरह अंदाजा लगा लीजिए कि वोट शेयर हर राज्य में बीजेपी का ज़्यादा है। बंगाल में अगर 2 करोड़ 30 लाख वोट मिला बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, और अगर वो कांग्रेस अवाम के साथ मिलेंगे तो वो वोट और बढ़ जाएगा बीजेपी का, इसलिए ममता ये नहीं लेंगी। चलिए, तो 2 पार्टियां ऐसी हैं जो राहुल गांधी के चेहरे पर अपनी सहमति विपक्षी एकता की बैठक में नहीं देने वाली हैं। पहला चेहरा जो है वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, दूसरे में ममता बनर्जी हैं। क्या होगा 12 तारीख का जो मीटिंग जुलाई में रखा जाएगा, अरविंद केजरीवाल तो शामिल नहीं होंगे, ममता बनर्जी होंगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप। अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़िए। धन्यवाद।